एक भी एंटोनिम ऑफ इम्पेक्केबल, नाकाबिले तस्खीर या कामिल इसका मतलब होता है। तो एंटोनिम जो इसका होगा वो फ्लॉड होगा। फ्लॉ का मतलब होता है कोई खामी या कोई कमी। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो। तो इम्पेक्केबल का जो सिनोनिम होगा वो फ्लॉलेस होगा, और जो एंटोनिम होगा फ्लॉड होगा। कंटोर्टेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज एटाइमोलॉजी। जब हम किसी वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके ओरिजिन को पढ़ते हैं, तो उस जो ब्रांच ऑफ इंग्लिश है उसको एटाइमोलॉजी कहा जाता है। सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड पाथ या अंडरवे। जो रास्ता होता है, अंडरग्राउंड रास्ता होता है, उसको सबवे कहा जाता है। सब का मतलब होता है नीचे, वे का मतलब होता है रास्ता। जैसे आपने सब इंस्पेक्टर सुना होगा या सबमरीन सुना होगा, तो जो इंस्पेक्टर के नीचे होता है उसको सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, और जो पानी के नीचे होती है उसको सबमरीन कहा जाता है। क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज टू accommodate new meanings and messages. एंटोनिम ऑफ गैम्बल इज डाउन। गैम्बल का मतलब होता है जंप करना, तो इसका एंटोनिम जो है वो डाउन होगा। आई गेस ये पेपर में थोड़ा जंप लिखा हुआ था, तो वो आई थिंक मैंने जब ये पिक्चर लगाई थी तो बेध्यानी में मैंने उसका जंप लगा दिया था। एंटोनिम इसका डाउन होगा, सिनोनिम इसका जंप होगा, गैम्बो। पीएचडी डिग्री वाज conferred ऑन हिम एट द कॉन्वोकेशन। उसको पीएचडी की डिग्री से नवाजा गया। कन्फर्ड का मतलब होता है नवाजना। वी हैव नो लेस देन 1,000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। जब नंबर की बात हम करते हैं तो उस वक्त हम फ्यूअर कहते हैं, लेस नहीं। जब हम अमाउंट की जिक्र करते हैं तो उस वक्त हम लेस कहते हैं। वी हैव नो लेस देन 5 kg राइस इन आवर हाउस। तो जब हम अमाउंट कहते हैं तो उस वक्त लेस। और जब हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं कि जिन चीज़ों को, जो काउंटेबल चीज़ें हों जिनको गिना नहीं जा सके, उनके साथ हम फ्यू या फ्यूअर लगाते हैं। Canada does not require that US citizens obtain passports to enter the country, and Mexico doesn't either. सिंपल सा सेंटेंस है इसमें, सच कुछ खास डिटेल नहीं है। इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है। जब आए इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो उसके साथ आगे पास्ट वर्ब फॉर्म आएगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज की जाएगी। इट्स टाइम, इट इज टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि अब वो वक्त आ गया जब हम कुछ करें, जब हमने कुछ करना चाहिए हमें। We can use the expression it's time plus subject plus past verb form to refer the present moment. It's time you went bed. It's high time I bought a new pair of jeans. तो इसमें यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जब भी आप ये तीन जुमले हों, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम एंड इट्स अबाउट टाइम। हजरत हलीमा, द फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बिलोंग टू विच ट्राइब? बनु साद। हजरत हलीमा का ताल्लुक, हलीमा सादिया जो थी उनका ताल्लुक बनु साद से था। तो ये काफी दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है पीपीएससी में। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज डिराइव्ड? अकद। अकद का मतलब होता है गिरा लगा देना, टू टाई या नॉट। तो जब आप किसी चीज पर गिरा लगा देते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, दैट इज योर अकीदा। विच कंट्रीज का द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स या पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तलाम। हजर अस्वद का जब बोसा लिया जाता है तो उस अमल को इस्तलाम कहा जाता है। सही कहते हैं जब अ, सफा और मरवा के बीच में आप दौड़ते हैं, उसको सही कहते हैं। रमी कहते हैं जब वो जो जमरात हैं, जो शैतान हैं,
उनको पत्थर मारे जाते हैं, दैट इज नोन एज रमिय जमरात। तवाफ काबा के गिर्द चक्कर लगाने को कहते हैं, और हर चक्कर को शूट कहा जाता है। बैतुल मामूर इज ऑन सेवंथ हेवन। जो फरिश्तों की मस्जिद है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, वो सातवें आसमान पर वाक़ है। ईयर ऑफ डेपुटेशन इज 9th हिजरा। जिस साल वफूद आए उसको आमुल वफूद या ईयर ऑफ डेपुटेशन कहा जाता है। 632 सीई। और ये बेसिकली साल वो बनता है जिस साल मक्का फतह हुआ था उसके बाद वाला साल। तो 10 रमज़ान 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ था, तो अगले साल जो हिजरत का था उसमें, क्योंकि मक्का जो है वो एक तरह से सेंटर था, एक पिवट पॉइंट था, तो जब वो फतह हो गया तो फिर तमाम जो कबाइल थे आसपास के उन पर एक धाक बैठ गई, उन पर एक रोब कायम हो गया कि यही वो नबी है जिसका वादा किया गया था। तो फिर वो तमाम कबाइल जो हैं, तमाम वफूद जो हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने और इनकी बैत करने के लिए तशरीफ लाए। हु इज नोन एज शेखुल अंबिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इनको अबुल बशर सानी भी कहा जाता है, जो कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। was called as abductor of the scholars। महमूद गजनवी को एबडक्टर या इसको किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता है, दोनों नाम है इसके। बुनियादी तौर पर ये जो है मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पे करके अपने दरबार में ले आता था और उनकी जो इल्मी गुफ्तगू से इस्तेफादा करता था, तो इसलिए इसको एब्डक्टर या किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है। एक किस्सा है इसके रिलेटेड कि अलबेरूनी को इसने एक बिल्डिंग के अंदर बुलाया जिसके 100 दरवाजे थे। अलबेरूनी इल्म हयात का बहुत बड़ा माहिर था, तो उस उन 100 दरवाजों में से इस महमूद गजनवी ने इसको इशारा किया कि बताओ इनमें से, अपने इल्म से बताओ, मैं इन 100 दरवाजों में से किस दरवाजे से निकल कर बाहर जाऊंगा। अलबेरूनी ने उसे ना एक पर्ची के ऊपर लिख कर उस पर्ची को लपेट के दे दिया कि ये जब आप बाहर निकलेंगे ना इन 100 में से किसी दरवाजे में से, तो बाहर जाकर आपने इसको खोलनी है, मैंने इसके अंदर जवाब लिखा है। महमूद गजनवी ने उसी वक्त एक मिस्त्री बुलाया, मजदूर बुलाया, एक नया दरवाजा कायम किया, 101वां, और उसमें से बाहर निकला। और जब उसने पर्ची खोली तो उसके ऊपर लिखा था सुल्तान एक नया दरवाजा बनाने का हुक्म देंगे और उस नए दरवाजे से बाहर निकलेंगे। तो बेसिकली ये इस तरह के स्कॉलर्स का बहुत शौकीन था, इस तरह के स्कॉलर इसने अपने दरबार में इकट्ठे किए हुए थे। बहीकी, फिरदौसी, अलबेरूनी, तीन के नाम यहाँ पर लिखे हैं जो कि बहुत अहम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट उस वक़्त के लोग थे। मुसलमानों ने पहला हज किस साल में किया? 9 हिजरी में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला हज जो है वो 10 हिजरी में किया, लेकिन उससे पहले एक साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को 300 मुसलमानों का अमीर हज बनाकर हज पर रवाना फरमाया। तो इस्लाम के पहले अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और इस्लाम में पहला हज जो है वो 9 हिजरी में ही अदा किया गया और 9 हिजरी में ही ये फर्ज हुआ था। हिज्जतुल बालगा के मुअल्लिफ कौन है, इसके जो राइटर कौन है? शाह वलीउल्लाह, इन्होंने ये किताब लिखी है। मजीद डिटेल इसके मुताल्लिक नहीं पूछी जाती। रोहतास फोर्ट इज 8 किलोमीटर फ्रॉम दीना, इट वाज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। जिस वक्त शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भगाया, उसके बाद उसने जेहलम के मकाम पर, दीना जो है ये जेहलम के करीब है, यहाँ पर ये रोहतास फोर्ट जो है बनवाया, ताकि अगर वो अफगानिस्तान से वापस इस तरफ आना चाहे, अटैक करना चाहे, तो उसको यहीं पर जेहलम के मकाम पर ही रोका जा सके। और अगरचे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, रोहतास फोर्ट जो है वो कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इस पर कभी भी अटैक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कभी इस इलाके के आसपास रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी जगह है देखने के लिए, विजिट करने के लिए। हम 3-4 दफा गए हैं, अच्छा है, काफी बड़ा कला है ये। नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आफ्टर रिनाउंड बैटल ऑफ वाटरलoo इन 1815। नेपोलियन। ये आपका क्वेश्चन किसी सूरत गलत नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये पहले मैं 2 दफा बता चुका हूँ। वाटरलoo के मैदान में बेल्जियम में नेपोलियन को शिकस्त हुई थी, उसके बाद से सेंट हेलेना में कैद कर दिया गया था, जहाँ ये 1821 में वफात पा गया था। Hard Times and A Tale of Two Cities was written by Charles Dickens।
अकबर बॉर्न इन उमरकोट इन 1542। उमरकोट के जो किला था इसमें, ये 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुआ। 1542 में पैदा हुआ, 1556 में ये बादशाह बना, तो तकरीबन ये 13 या 14 साल की उम्र में बादशाह बना था। और ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। स्पिनिंग जेनी का मतलब होता है चरखा। तो अगर आपको कभी क्यूरियोसिटी हुई हो तो चरखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। कॉटन रेवोल्यूशन जो है वो एक तरह से स्पिनिंग जेनी के बनने से हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे स्टीम इंजन बना था तो इंडस्ट्री जो है वो चलनी स्टार्ट हुई थी। ग्रीक एपिक्स इलियाड एंड ओडेसी वर रिटन बाय होमर। ये दोनों जो एपिक्स हैं, जो नॉवेल्स हैं, ये होमर ने लिखे हैं। यूक्लिड एक नाम है जो कि प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है। कोई बता सकता है इसको किस चीज का बानी या फादर कहा जाता है? यूक्लिड। एनीवन? फादर ऑफ ज्योमेट्री। एग्जैक्टली, फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। और ये दोनों बुक्स हैं, ये होमर ने लिखी हैं। बाकी एरिस्टोटल एंड प्लेटो का आपको पता ही है। अरस्तु एंड प्लेटो। प्लेटो को क्या कहा जाता था? अफलातून। यस। ब्लैकपूल इज अ टाउन इन इंग्लैंड। ये ब्लैकपूल प्लेजर बीच की वजह से मशहूर है। यहाँ पर एक प्रॉपर वो बीच बनाया गया है, एक पार्क बनाया गया है। नॉर्मैंडी इज इन फ्रांस। ये वो मैदान है जहाँ पर एलाइड इन्वेजन जो है उन्होंने अटैक किया था जर्मनों पर। इसको डी डे भी उस दिन को कहा जाता है, 6 जून 1944 को। यहाँ पर हैवी फाइटिंग हुई थी। और ये लार्जेस्ट सी बोर्न इन्वेजन था हिस्ट्री में। मुख्तलिफ जो मूवीज बनी हैं, इंग्लिश मूवीज जो वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी है, उसमें इस बीच को दिखाया गया है। टॉम क्रूज की एक मूवी थी एज ऑफ टुमारो, उसमें भी इसी जो नॉर्मैंडी बीच है इसके ऊपर लैंडिंग जो है वो दिखाई गई थी। जिसमें वो टॉम क्रूज जो है वो बार बार मरता है, बार बार जिंदा होता है, बार बार मरता है, बार बार जिंदा होता है। ट्रीटी ऑफ सेवरस वाज साइंड इन 1920। 10 अगस्त 1920 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें के जो वर्ल्ड वॉर 1 में एलिस एंड ओटोमन एम्पायर के बीच में ये साइन हुई थी। और ज्यादातर जो इलाके थे वो फ्रांस, यूके, ग्रीस और इटली को दे दिए गए थे। इसके साथ साथ उस्मानी सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन जोन्स बना दिए गए थे, जहाँ पर जो एलिस थे उनके मुख्तलिफ कैंप्स कायम थे। और ये वो ट्रीटी है जो पाकिस्तानी साइंसदानों के नज़दीक, जो यूट्यूब पे पाकिस्तानी साइंसदान बैठे हैं उनके नज़दीक 1923 में ये, सॉरी 1920 में लिखी गई थी। और 2020 में ये ख़त्म होनी थी, फिर 2021 में ख़त्म होनी थी, अब 2023 या आई थिंक 2024 में ख़त्म होनी है। और उसके बाद तुर्की ने दुनिया में अन्नी मचा देनी है। पर ऐसी कोई एक्सपायरी डेट जो है उस इस ट्रीटी ऑफ सेवरस के नीचे नहीं लिखी गई थी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि ये 100 साल बाद जो है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी साइंसदान जो यूट्यूब पे बैठे हैं, उनके नज़दीक 100 साल बाद ऐसी जो ट्वीटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ट्रीटी ऑफ लुज़ेन जो है वो 2023 में खत्म होनी, तो खैर वो खत्म नहीं होनी, जो भी कह लें। और इस तरह की कोई ट्रीटी जो है वो 100 साल में खत्म नहीं होती। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ विच ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स? यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर के स्टार्ट में लिखा हुआ है, वी द अस्सलाम पीपल ऑफ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो ट्रीटी असल में ट्रीटी तो खत्म नहीं होनी, लेकिन तुर्की पे जो पाबंदियां है ना, वो खत्म होनी है, जिसमें वो दो स्टेट्स हैं, उसका इख्तियार तुर्की को मिलना है, और ऑयल वगैरह है ब्लैक टी में, तो वो भी तुर्की निकाल सकेगा इसके बाद। कहाँ लिखा हुआ है?
ये सर ट्रीटी ऑफ लौज़ाने थी ना, इसमें लिखा हुआ है ये सन 2023 में हो जाएगी। और 1923 में आई साइन थिंक हुई थी। बासपोरस स्ट्रेट और डार्डानेल्स। जी जी सर, 1923 में साइन हुई थी, और ये दो पाबंदियां 100 साल बाद खत्म हो जानी है। वैसे मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी देख लेंगे। मैं चेक कर लूंगा अगर इस तरह का कुछ हुआ तो, अदरवाइज आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होना। चलें, वो अगर वो उनको मिल भी जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो जितनी पाबंदियां थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। वो आई थिंक उसको अगर इख्तियार मिलेगा भी तो वो उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ थोड़ा बहुत ठीक होगा, जी जी जो कि सर, और उनकी इकोनॉमी जो है ना, इससे थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ जी, वहीं थोड़ा बहुत उनको इकोनॉमिक एज मिलेगा। The cultural center of Gandhara civilization was situated at present day in Pakistan. टेक्सला एंड पेशावर जो है ये गंधारा के चीफ सिटीज थे उस वक्त की जो सिविलाइजेशन थी। गंधारा, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी पाकिस्तान की, उसके हब थे उस वक्त के। फादर ऑफ होम्योपैथी इज सैमुअल हानिमन। अब इसको पता नहीं कैसे पढ़ा जाएगा, खैर हानिमन, सैमुअल हानिमन। Faiz Ahmed Faiz was imprisoned for his alleged involvement in Rawalpindi conspiracy। 1951 में जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनके खिलाफ मेजर जनरल अकबर खान को इसने साजिश की थी, कू डिटा इसने लॉन्च किया था, जिसमें कि फैज अहमद फैज, जो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वो लिटरेचर के थ्रू उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो मेजर जनरल अकबर खान के बारे में आई थिंक एक आधी दफा ही आया है कि ये इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। और फैज अहमद फैज के बारे में हर दूसरे तीसरे पेपर में लिखा जाता है कि ये इस कॉन्स्पिरेसी में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थे, इलीजिट इन्वॉल्वमेंट थी। तो एक आधी दफा ही मेजर जनरल अकबर खान का नाम लिया गया है गलती से, अदरवाइज इनका नाम नहीं लिया जाता। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड? 1000 मिलीग्राम। गोल्ड का वैसे लिखा हुआ था सिंपल, ये पूछा गया था एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के अंदर मौजूद होते हैं। नावल वार एंड पीस वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। बहुत इंपॉर्टेंट नावल है, पढ़ने के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और पीपीएससी के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्वर्सेशंस विद माई सेल्फ वॉज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से। अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैव बोन्स 206 बोन्स होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स जिनके नाम आपको पीपीएससी के हवाले से याद होने चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि आपकी ये बोन होती है बाजू वाली, इसको ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद जो आपकी कलाई वाली जो दो हड्डियां होती हैं, अंदर वाली को अल्ना कहा जाता है, बाहर वाली को रेडियस कहा जाता है। जो आपकी रान की हड्डी होती है, जो लेग की बड़ी हड्डी होती है, उसको फीमर कहा जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये ह्यूमरस है जो कि आपकी बाजू की हड्डी है, अंदर की साइड पे अल्ना होती है, बाहर की साइड पे ये रेडियस होती है। ये जो फीमर है, ये आपकी जिस्म की सबसे लेंथी बोन होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, कंक्रीट से भी स्ट्रॉन्ग ये वाली बोन होती है। ये फिबिया है। हम इसको इस तरीके से याद रखते थे, फारन की तरफ जो हड्डी है ना, एफ से फारन, वो फिबिया है। और जो अंदर की तरफ होती है वो हम टिबिया याद रखते थे। तो फारन की तरफ जो बोन है, यानी कि जो बाहर की तरफ बोन है, उसको हम टिबिया कहते थे। और इसको अलिफ से अल्ना और अलिफ से अंदर वाली बोन, ये मैंने अपने तौर पर इसको इस तरह से याद रखा हुआ था। कलाई में जो दो हड्डियां होती हैं, बाहर वाली जो उसको रेडियस, और क्योंकि रेडियस से जो है वो दायरे के इर्द गिर्द वो जो लाइन होती है एंड बाहर की तरफ जा रही होती है, उसको कहते हैं, तो इसलिए रेडियस। और अलिफ से अल्ना और अलिफ से अंदर की तरफ वाली हड्डी। एक हड्डी यहाँ पर होती है आपकी, जो कि पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एक दो दफा पूछा गया है, जिसको नी कैप कहा जाता है। यानी कि आपके घुटने के ऊपर जो कैप होती है, आप उसको फील भी कर सकते हैं जब आपकी टांग रिलैक्स होती है, उसको पटेला कहा जाता है।
दो हड्डियां हमने कल डिस्कस की थी, एक ये थी क्लेविकल जिसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ये जो आपके सीने की हड्डी होती है, और एक यहाँ पे पीछे थी जिसको शोल्डर बोन या स्कैपुला कहा जाता है, जो बैक साइड पे होती है यहाँ पे पीछे की तरफ। कल का आपको वैसे पता होना चाहिए। रिब्स के पेयर्स की भी हमने बात कर ली थी, कितने पेयर्स होते हैं। तो बाकी यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर कहीं पे इनका जिक्र आया, कार्पल्स और ये टॉर्सल्स हैं, ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये भी हम बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि बच्चे में, अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। उसकी क्या वजह है? एनीवन कैन गेस? सर मोस्टली जो स्कल की हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है, और बहुत ज्यादा हड्डियों में गैप वगैरह होता है, जो कि वक्त के साथ साथ हड्डियां जुड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की तादाद कम हो जाती है। एग्जैक्टली exactly. तो बच्चों में ये होता है कि अगर आपके जहन में कभी आए कि बच्चों में 300 क्यों होती हैं और बड़ों में जो है वो कम क्यों हो जाती हैं, तो बच्चों में छोटी छोटी काफ़ी हड्डियां जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि बाद में जुड़कर बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपने अक्सर देखा होगा, वो चारपाई से नीचे गिर भी जाएं तब भी उनको खास नहीं होता, बिकॉज उनकी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो छोटी छोटी काफ़ी हड्डियां जो होती हैं, जो कि उम्र गुजरने के साथ साथ जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद फिर वो सिंगल बन जाती हैं। तो पहले वो छोटी छोटी मिलकर 300 बनती हैं, बाद में जब वो जुड़ जाती हैं वो सिंगल बन जाती हैं, तो फिर वो 206 रह जाती हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज काज्ड बाय हेपेटाइटिस। बेसिकली टाइटिस का मतलब होता है फ्लेम, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूज जाना। हेपा का मतलब होता है लिवर। तो अगर लिवर सूज जाए तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर पैंक्रियास सूज जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। ये दो लफ्ज आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा कोई डिजीज जो है वो इस लफ्ज से स्टार्ट होकर पीपीएससी में नहीं पूछी जाती, बनती तो बहुत सारी हैं। तो जब लिवर जो है वो स्वेल करता है तो उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। वो फिर डिपेंड करता है वो किस वायरस की वजह से स्वेल किया है, तो फिर हम उसको हेपेटाइटिस A B C D E इस तरह कह सकते हैं। जॉन्डिस का मैंने आपको कल बता दिया था। वट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 1235 किलोमीटर पर आवर, 343 मीटर्स पर सेकेंड। साथ में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, कॉपर, ग्लास, गोल्ड लीफ, एयर में 20 डिग्री पे और एयर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और रबर में सबसे कम स्पीड इसकी आवाज़ की होती है। नेक्स्ट पेपर में हम देखेंगे सुपरसोनिक, अल्ट्रा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो एक दफा इनको देख लीजिएगा, हो सकता है अगले पेपर में इसके मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मौजूद हो। एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन इन 1796। 14 मई 1796 में इसने, ऊपर जो ये पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, गाय के जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो थन हैं, इनके ऊपर जो ये छोटे छोटे दाने आपको नजर आ रहे हैं, इनको काउ पॉक्स कहा जाता था। यानी कि ये सिर्फ काऊ में बीमारी फैला सकती थी। इसने, एडवर्ड जेनर ने ये किया, इसने ये वाला मटेरियल उठाया, इसमें से जो भी गन था, और इस बच्चे को इंजेक्ट कर दिया। इसने फिर ऑब्जर्व किया कि बच्चे को कुछ होता है या नहीं होता, तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसने ये साबित किया कि गाय की जो जरासीम है, जो काउपॉक्स के जरासीम हैं, वो इंसानों में बीमारी नहीं फैलाते। उसके बाद इसने स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को आप लोगों ने काकड़ा लाकड़ा के नाम से सुना होगा, जो मतलब कि कुछ लोगों को तो वो कहते हैं एक दफा हो जाए तो फिर दोबारा सारी जिंदगी नहीं होता। तो काकड़ा लाकड़ा के जरासीम जो हैं, स्मॉल पॉक्स के जरासीम, इसने बाद में इंजेक्ट किए, तो इस बच्चे को वो स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ। क्योंकि जो गाय के जरासीम थे, उसने इस बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया था, अवेक कर दिया था, इम्यून कर दिया था या जगा दिया था। तो वो जो इम्यूनिटी उसकी जाग गई थी, बूस्ट हो गई थी, स्ट्रांग हो गई थी, काउ पॉक्स की वजह से, क्योंकि काउ पॉक्स उसमें बीमारी नहीं फैला सकता था,
लेकिन उसने इम्यूनिटी को एक दफ़ा स्टिमुलेट कर दिया। तो स्मॉल पॉक्स के जब वायरस आया तो बॉडी की इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग थी और उसने स्मॉल पॉक्स को खराब कर दिया, तबाह कर दिया, उसको नहीं फैलने दिया। तो इस तरह से दुनिया की पहली वैक्सीनेशन इजाद हुई। वैका का मतलब होता है काओ, गाय। तो वैका से लफ्ज निकला वैक्सीन। ये एडवर्ड जेनर 1796, और बच्चा जो है इसका नाम जेम्स फिप्स था। तीनों चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन किसके अगेंस्ट डेवलप की गई? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। कब? 1796 में। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। कौन सा बच्चा था जिसने इसने एक्सपेरिमेंटेशन की? जेम्स फिप्स, 8 साल का ये बच्चा था। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, तकरीबन सारे के सारे एंजाइम। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? 120 डेज। खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं ये 120 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो रेड ब्लड सेल्स के मतलब पूछी जाती है कि इनकी कमी को इनीमिया कहा जाता है, और ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्प्लीन को कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें और भी आपको इसके मतलब याद होनी चाहिए। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो रेड सेल्स जो हैं इरिथ्रोसाइट्स, ये रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। और 120 डेज इनकी लिमिट होती है, इसके बाद इन्होंने खत्म हो जाना होता है और इन्होंने स्प्लीन में जाकर तबाह होना होता है। तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ, कब्रिस्तान कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स का। जो आपकी स्प्लीन तिली को कहते हैं। In order to make nitrogen available to primary producers like plants in ecosystem, it is converted into ammonia. हमें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें, डीएनए अपना बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये कन्वर्ट कौन करके देते हैं? हमें बैक्टीरिया कन्वर्ट करके देते हैं, जो कि हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस होती है, जिसको ना हम यूज कर सकते हैं ना पौधे यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया उसको यूज करते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं। नाइट्रेट से वो कन्वर्ट होती हैं अमोनिया के अंदर, और अमोनिया फिर प्लांट्स यूज करते हैं। हम प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट से हम जो है वो उन नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हम उसको यूज करते हैं, या फिर हम कोस्ट के थ्रू नाइट्रोजन जो है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक्स द फ्रूट सीडलेस। इसमें जो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का वो नहीं हो पाता, जिसके बाद के जो फ्रूट बनता है उसके अंदर बीज नहीं होते। तो अक्सर औकात इसमें जो फ्रूट है वो प्रॉपर सही नहीं बन पाता, उसका वो टेस्ट नहीं होता, उसका वो शक्ल नहीं होती, टेक्सचर नहीं होता, उसका वो साइज नहीं बन पाता जो आइडियल होता है। लेकिन बहरहाल उसमें बीज नहीं बनते, वो एक रिलीफ हो जाता है इसमें। डेंगू इज काज बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो? ईडीज मॉस्किटो जो है ये डेंगू काज करता है। विच ट्यूब अमंग द फॉलोइंग जॉइंस किडनीज एंड ब्लेडर? किडनीज और ब्लेडर के बीच में जो जॉइनिंग लिंक होता है उसको यूरेटर कहा जाता है, और जिस ट्यूब के थ्रू आप यूरिन को बॉडी से रिलीज करते हैं उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। विच डिजीज इज काज बाय डेफिशिएंसी विटामिन डी? जैसे विटामिन डी की कमी होती है आपकी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं वो डिफॉर्म्ड होने लगती हैं। अगर हम बात करें बड़ों में तो उनमें ओस्टियोमलेशिया उस बीमारी को कहते हैं, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या नरम हो जाना। अगर हम बच्चों में बात करें तो उसको रिकेट्स कहा जाता है। डिजीज सेम ही है, नाम डिफरेंट है। बड़ों में हड्डियों के टेढ़े मेढ़े होने को या हड्डियों के नरम होने की बीमारी को ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। छोटे बच्चों में उसको रिकेट्स कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टोमक इनटू पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिनोजन एक ही चीज है। पेप्सिनोजन एक्टिवेटेड नहीं होता, पेप्सिन एक्टिवेटेड होता है। तो कुछ जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी इस तरह से सिक्रिएट करती है कि वो नॉन एक्टिवेटेड होते हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उस वक्त वो एक्टिवेट होते हैं।
जस्ट फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है HCl के थ्रू पेप्सिन में। जैसे ही बॉडी आपके स्टमक के अंदर कोई खुराक पहुंचती है उस वक्त HCl रिलीज होता है जो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको तोड़ता है। अगर ये पहले से एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद हो तो ये स्टमक को ही हजम करना स्टार्ट कर देगा। लाइक खुराक अभी नहीं पहुंची, फूड अभी स्टमक में नहीं आई और पेप्सिन रिलीज हो गया, तो पेप्सिन जो है वो हमारा जो मैदा है, जो स्टमक है, इसकी वाल्स को ही खाना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि स्टमक भी प्रोटीन का बना होता है, जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होती है, तो हमारा स्टमक जो है वो खराब हो जाएगा। ममनून हुसैन वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2013 to 2018। इन विच ईयर मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट? 2001 में मुशर्रफ जो है वो प्रेसिडेंट बना था। 10th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक। करंट अफेयर्स में इनकी डेट आ सकती है डेथ की 5 फरवरी 2023 को इन्होंने 79 इयर्स की एज में वफात पाई। When did Zia die during plane crash? 17 अगस्त 1988। ये 88। सर सॉरी, ये मुशर्रफ वाला फिर से बताइएगा, आवाज नहीं आ रही थी सर। In which year Musharraf became president? 2001। 10th प्रेसिडेंट थे ये पाकिस्तान के 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक ये प्रेसिडेंट के होते पर फाइज रहे। और करंट अफेयर्स में इनका जो आ सकता है वो 5 फरवरी 2023 को 79 इयर्स की एज में इन्होंने वफात पाई। तो ये दो चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं, एक 2001, दूसरा 18 अगस्त 2008 और तीसरा 5 फरवरी 2023 जब इन्होंने अभी रिसेंटली वफात पाई है। When did Zia die during plane crash? 1988। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है बट आपको डेट भी लाजमी याद रखनी चाहिए पड़ेगी, 17 अगस्त 1988। अक्सर औकात ये PPSC में पूछा जाता है जनरल ज़ियाउल हक जो है इस की वफात कब हुई प्लेन क्रैश में? 17 अगस्त 1988। अच्छा, आपको याद है इन्होंने जो मार्शल लॉ लगाया था उसका कोड नेम क्या था? किसी के जहन में हो अगर? ऑपरेशन फेयर प्ले। एग्जैक्टली, ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से इन्होंने 1977 में मार्शल लॉ लगाया था। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, मैं नेक्स्ट किसी में इसको भी पूरे वो ऐड कर दूंगा क्वेश्चन में, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो मैंने अभी इसीलिए जिक्र भी कर दिया और बता भी दिया। एग्जैक्टली ही ना, ऑपरेशन फेयर प्ले। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? बहावलपुर। नीचे थोड़ी डिटेल लिखी है चारों सूबों की। चागी जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के लिहाज से। लाहौर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। क्वेटा बलूचिस्तान में दोनों लिहाज से सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी। चित्राल लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अब रकबे के लिहाज से केपी का। पेशावर आबादी के लिहाज से केपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सिंध की बात की जाए तो एरिया वाइज थर पारकर सबसे बड़ा जिला है और पॉपुलेशन वाइज कराची वेस्ट सबसे बड़ा जिला है। कराची में बेसिकली 6 अजला हैं, कराची वेस्ट, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची नॉर्थ, कराची सेंट्रल और आई थिंक एक जो है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल है। तो ये 6 अजला हैं, इसलिए हम अगर कराची को एक सिंगल यूनिट तस्वर करें तो फिर ओबियसली उसकी आबादी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसके डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें लार्जेस्ट मीन मैंने दोनों चीज़ें साथ लिखी हैं, हर एक के साथ मैंने लिखा है कराची लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान का एरिया वाइज, लाहौर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज, चित्राल लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी एरिया वाइज, पेशावर पॉपुलेशन वाइज, सिंध का एरिया वाइज थरपारकर है और पॉपुलेशन वाइज कराची वेस्ट है। मैंने सारी चीज़ें जो इस तरह से इसमें लिखी हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बहावलपुर है पंजाब की अगर बात की जाए, और अगर आबादी की सर बात वैसे अगर जी सर वैसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए, मतलब किसी कंट्री के बारे में पूछ लिया जाए और जिक्र ना हो कि पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज, तो फिर तो इसको किस तरह हम लें? फिर हम उसको ओबियसली एरिया वाइज ही लेंगे। बिगेस्ट या लार्जेस्ट जब भी पूछा जाए और साथ में लिखा ना हो
कि पॉपुलेशन वाइज है या एरिया वाइज है, तो फिर आपको उसको एरिया वाइज ही लेंगे। लेकिन यूजुअली अगर वो पॉपुलेशन का पूछ रहा हो तो पॉपुलेशन का साथ लिखा होता है, लाजमी मेंशन होता है, बाय पॉपुलेशन बताएं। अगर पॉपुलेशन का नहीं लिखा तो फिर वो एरिया का ही होगा, क्वेश्चन एरिया का ही होगा। अहमद खान खरल, द फेमस कैरेक्टर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिलोंग्स टू झमरा। फैसलाबाद का एक एरिया है चक झमरा, तो यहाँ के वो नवाब थे, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं ये। 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से पंजाब का हीरो माना जाता है, और 21 सितंबर 1857 को ये इस जंग आज़ादी में शहीद हो गए थे। वर्किंग बाउंड्री इज द बाउंड्री बिटवीन इंडियन हेल्ड कश्मीर एंड पाकिस्तान। ये मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। रन ऑफ कच्छ और कराची में जो पाकिस्तान का एरिया है जिसको सर क्रीक कहा जाता है, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ। वर्किंग बाउंड्री जो है वो कश्मीर जो इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान की तरफ, वहाँ पर वर्किंग बाउंड्री के साथ सियालकोट लगता है। तो इंडिया उस बॉर्डर को इंटरनेशनल मानता है क्योंकि उसे सियालकोट पे कोई एतराज़ नहीं है पाकिस्तान के हिस्सा बनने पे, पर हमें एतराज़ है कि वो उस साइड पे कश्मीर है जो कि हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए ये सेमी इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडिया इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, तो इसलिए इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। और इससे पहले जो है लाहौर की तरफ, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और अगर हम आगे कश्मीर की तरफ जाएं तो फिर उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। There were 69 members in first Constituent Assembly. This number was increased to 79 to give representation to princely states and refugees. थोड़ी सी डिटेल नीचे लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। 10 अगस्त 1947 को जो पहली कानून साज असम्बली थी पाकिस्तान की, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, उसका इजलास हुआ कराची में सिंध असम्बली की बिल्डिंग में। जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं उनको टेम्पररी चेयरमैन इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान का। दैट वन सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 11 अगस्त 1947 को अगेन जब इजलास हुआ, सेकंड इजलास हुआ, तो उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट किया गया, और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो हैं इनको डेप्यूटी प्रेसिडेंट को मुंतखब किया गया। तो पहला इजलास कब हुआ? 10 अगस्त 1947 को सिंध असम्बली की बिल्डिंग में कराची में। जोगिंदर नाथ मंडल को उस वक्त टेम्पररी प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। बाद में 11 अगस्त को कायदे आज़म को इसका प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। ये दोनों तीनों चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। सात लाख 96,095 किलोमीटर पाकिस्तान एरिया किस वजह से चेंज हुआ है? 8,03,940। ये वैसे बनता कितना है? 4,000 7,000 के करीब बनता है, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर। कुछ एडजस्टमेंट आई थिंक की गई थी, अब मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये 350 नॉटिकल माइल्स वो इंक्रीज हुआ था जो हमारा 250 नॉटिकल माइल्स था, या ये गिलगित बल्तिस्तान का कुछ एरिया जो है उसको कंसीड किया गया था, उसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के एरिया में शामिल किया गया था। आई विल चेक दिस एंड आई विल कंफर्म दिस विद यू। Before the partition of India in 1947, how many princely states existed? ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिखा हुआ है, कहीं पे 540 है, कहीं पे 580 है, कहीं पे 562 है। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 49, 54 में से एक यही एक प्रोमिनेंट नंबर है। 565, 562, दैट वाज, there is some confusion among the number, exact number of these princely states. So 565 या 562 ये ऑफिशियली रिकग्नाइज थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कि आज़ाद थी। नेम द बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज सक्खर बैराज। पाकिस्तान का ये प्राइड है, वन ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड, और ये हमने नहीं बनाया, अंग्रेज बना के दे के गया था। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा मैदानी जंग सियाचिन ग्लेशियर है। लाल सोहाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर बहावलपुर, 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। यूनेस्को की जानिब से ये बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर्ड है।
one of the South Asia's largest national parks. Bazamat Pass was awarded the Lenin Peace Prize in 1962. In which year did Abdul Sattar Edi receive the Lenin Peace Prize 1988? कुछ चीजें आपको लिंक कर लेनी चाहिए। अब्दुल सत्तार एदी को लेनिन पीस प्राइज मिला और जो जिया था वो इस ईयर में प्लेन क्रैश में वफात पाई उन्होंने। Approximate circumference of Earth at the equator is 40,075 kilometers. Siachen Glacier is situated in Karakoram Range, 76 kilometers length है, longest glacier है कराकोरम में और second longest है नॉन पोलर एरियाज में। नॉन पोलर एरियाज में जो फर्स्ट है उसका नाम फेडचेंको है जो कि ताजिकिस्तान में है, वो आई थिंक 79 किलोमीटर्स है और ये 76 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान का सबसे जो लंबा ग्लेशियर है उसको ब्याफो ग्लेशियर कहा जाता है, क्योंकि ये करंटली सियाचिन जो है ये इंडिया के कब्जे में है और हमारा भी इस पर दावा मौजूद है। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये हमारे ही पाकिस्तान में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन टेक्निकली उनके पास है तो हम फिर ब्याफो ग्लेशियर को पाकिस्तान का सबसे लंबा ग्लेशियर समझते हैं करंटली। K2 इज आल्सो नोन एज शोगोरी, और वहाँ की जो गिलगित्ती लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको चोगोरी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टन का ऑप्शन मौजूद नहीं था, गुडविन ऑस्टन लिखा हुआ था, तो दैट वाज नॉट द राइट ऑप्शन। किलर माउंटेन ने इसको सैवेज माउंटेन K2 को कहा जाता है। किलर माउंटेन नांगा पर्वत का लकब है, उसका ये नाम है। छोगोरी जो है ये K2 को गिलगित्ती जुबान में छोगोरी कहा जाता है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। अगर गॉडविन ऑस्टन होता तो फिर ये राइट ऑप्शन होना था, क्योंकि इसका ऑफिशियल उस वक्त का नाम था। हाइट ऑफ नांगा पर्वत इज 8,126 मीटर्स। ये थोड़ा सा गलत सिलेक्ट हो गया था मुझसे, 7,521 मीटर्स मैंने लिख दिया था, तो ये 8,126 मीटर्स है नांगा पर्वत की ऊंचाई। रिवर टेम्स इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, लंदन में है दरियाए टेम्स। डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इज द लॉन्गिट्यूड, तो ये प्राइम मेरिडियन से गुजरता है, नॉर्थ पोल से को साउथ पोल के साथ कनेक्ट करता है। इन लॉन्गिट्यूड, कल हमने लैटिट्यूड्स देखे थे, आज ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। सबसे बड़ा जो ये लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और रन इन साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फादर्स अपार्ट एट इक्वेटर। अगर आप इनको देखें तो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर इनमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और इवेंचुअली ये पोल्स के ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। कल हमने लैटिट्यूड का देखा था कि वो पैरेलल लाइंस हैं, उनको पैरेलल्स भी कहा जाता है और वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। बट ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पोल्स पे जाकर एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं। और लैटिट्यूड्स का हमने देखा था कि वो इक्वेटर के ऊपर सबसे बड़ी लाइन है, सबसे लंबी लाइन है और बाद में छोटी होती जाती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सारी इक्वल इन लेंथ होती हैं और कोई छोटी बड़ी इनमें नहीं होती। आर हॉप्स ऑफ द ग्रेट सर्कल्स, तो ग्रेट सर्कल जो है हमारे पास, जो इक्वेटर है वो ग्रेट सर्कल है, पूरी जमीन के इर्द गिर्द है। तो लॉन्गिट्यूड जो है ये आधी होती है, एक पोल से स्टार्ट होती है दूसरे पोल तक जाती है, पूरी जमीन को कवर नहीं करती, इक्वेटर से आधी होती है। विच कंट्री हैज द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड? इंडोनेशिया। दुनिया में 1500 पोटेंशियली एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है, उनमें से 1500 में से 147 जो हैं वो इंडोनेशिया में हैं, जिनमें से 129 एक्टिव हैं, वहां पर आतिशफशानी होती रहती है। What is the time difference between 1 degree of longitude? अगर हम लॉन्गिट्यूड पे 1 डिग्री मूव करें तो 4 मिनट का फर्क पड़ता है, और अगर 15 डिग्री मूव करें तो 1 घंटा टाइम डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 है हमारे पास कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रीनविच मीन टाइम है, और उसके बाद फिर जैसे ही हम ये फ्रांस की तरफ जर्मनी की तरफ मूव करते हैं +1 हो जाता है, इजिप्ट तक मूव करते हैं +2 हो जाता है, सऊदी अरब तक +3, ईरान तक +3.5, अफगानिस्तान तक
+4.5 और पाकिस्तान तक +5 ये हो जाता है। तो UTC +5 पाकिस्तान का रेट है, जो कि प्रीवियस टाइम है, सॉरी, जो कि प्रीवियस डेज को GMT +5 कहा जाता था। ओल्ड नेम था प्लस GMT +5 और करंट पाकिस्तान का जो टाइम है वो UTC यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, जो करंट स्टैंडर्ड है UTC यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, तो उसमें पाकिस्तान का जो टाइम है वो +5 है। विच पीक इज नॉट इन कराकोरम रेंज? तिरिच मीर जो है ये हिंदू कुश में है, बाकी राकापोशी, मैशर ब्रह्म एंड हरमोश पीक जो है ये सारे कराकोरम में मौजूद हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द सरफेस इज एंडीज। अगर हम समंदर के अंदर की बात करें तो वो मिड ओशन रिज है, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, सिलसिला हाय पहाड़ जो भी आप उसको कह लें। एंडीज जो है इसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है। ये 7 कंट्री से गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना। तो बेसिकली ये साउथ अमेरिका में मौजूद है। वहदतुल वजूद को किस शायर ने बरते हैं? ख्वाजा मीर दर्द। सूफियाना शायरी का इमाम भी इनको कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके अशार PPSC में पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अर्जो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है कि वो जहाँ तू समा सके। इन उन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर जाएगा। तो ये एक दफा देख लें इनको, आपके माइंड में रह जाएंगे कि ये ख्वाजा मीर दर्द के अशार हैं, क्योंकि दर्द ही दर्द भरा हुआ है इनके अंदर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये शेर मौलाना जफर अली खान का है। आपको बाबा उर्दू सहाफत कहा जाता है और लाहौर से मशहूर उर्दू अखबार जमींदार जारी किया। मुरक्कब अतफी कौन सा है? ज़ौक़ शौक। जब दो अल्फाज के बीच में वाव या और लगा हो और उनको वाव या और से जोड़ा गया हो तो उसको मुरक्कब अतफी कहा जाता है। नेको बद, आबो गुल, कहारो जब्बार, जमीन और आसमान, सुबह और शाम या सुबह और शाम, तो उसको इनको मुरक्कब अतफी कहा जाता है। मुरक्कब होता है दो चीजों का इकट्ठा होना, अतफी होता है हुरूफ अतफ के जरिए इकट्ठा होना। ऐसी सनत जिसके अल्फाज हम शक्ल हो मगर माना मुख्तलिफ हों, सनत तजनीस इसको कहा जाता है। जैसे सोना और सोना दोनों सेम लिखे जाते हैं लेकिन बोलने में हल्का सा फर्क आता है और मतलब जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। क्या खोया क्या पाया और दूध से खोया बनता है, ये दोनों अल्फाज भी सेम हैं। तो हम शक्ल अल्फाज माना मुख्तलिफ हों, सनत तजनीस कहलाते हैं। इंग्लिश में अगर इनको कहा जाए तो होमोनिम्स इनको कहा जाता है। होमोनिम्स में आगे फिर दो डिफरेंट और कैटेगरीज बनती हैं, होमोग्राफ एंड होमोफोन, जो बोलने में सेम हो और जो लिखने में सेम हो। होमोफोन का मतलब होता है जो बोलने में सेम हो और होमोफोन का मतलब होता है जो लिखने में सेम हो। मैं नेक्स्ट पेपर्स में होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ को भी किसी तरीके से ऐड कर दूंगा ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर किताब आरइश महफिल एंड बागो बहार, ये दोनों किताबें फोर्ट विलियम की बहुत मशहूर किताबें हैं और बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों ने ये कॉलेज बनाया था अंग्रेज़ों को तालीम दिलाने के लिए कि वो लोकल लैंग्वेज को सीखें ताकि वो जब यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हो तो उनको यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुश्किल पेश ना आए। लेकिन वो जो एक उर्दू उनको सिखाने के लिए कॉलेज बनाया गया था, अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए कॉलेज बनाया गया था, उसने उर्दू अदब की दुनिया में एक इंकलाब बर्पा कर दिया और यहाँ के जो प्रिंसिपल थे गिलक्रिस्ट, उनकी ख्वाहिश पे मुख्तलिफ किताबें लिखी गई और उन किताबों ने उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा मकाम हासिल किया।
जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब मुकदमा शेरो शायरी, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। इसी वजह से इनको उर्दू का पहला बाकायदा नकाद यानी तनकीद करने वाला कहा जाता है। रसाला फ़नून किसकी तहरीर है? अहमद नदीम कासमी। पंज दरिया, हरफो हिकायत, लाहौर लाहौर है और अनका के नाम से कालम भी लिखते रहते। हफ्त रोज़ा फूल की मदारत भी की थी। बचपन में मैंने भी काफ़ी पढ़ा है ये फूल मैगजीन, जो उस वक्त मंथली आता था जब मैंने पढ़ा था। पहले वो हो सकता है हफ्ते रोज़ा। दो बहुत मशहूर इशारे हैं इनके, जो जिनमें से एक पीपीएस में अक्सर पूछा जाता है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज के साथ। किस शायर को उर्दू का रोमानवी शायर कहा जाता है? रोमांटिक पोइट अख्तर शिरानी को। असल नाम दाऊद खान था। दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। आएं बाएं शाएं करना से क्या मुराद है? टाल मटोल करना, बहलाना फुसलाना, बहाना करना। बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वहीं पत्ते हवा देने लगे। साकिब लखनवी का शेर है ये। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और एक ये शेर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही अहम अशार हैं इनके। असल नाम जाकिर हुसैन था। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। फिराक गोरखपुरी ने इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की है? शायराना ताली। ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। जब शायर अपने बारे में थोड़ा गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो उसको शायराना ताली कहा जाता है। आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ बोला जाता है अल्लाह ताला। तो वो ताला जो होता है वो आली से निकला है, आली मकाम। तो यहाँ पर शायराना ताली भी वही उसी लफ्ज का मादा है। स्पैम ऑफ फ्रॉडुलेंट ईमेल्स आर आल्सो कॉल्ड जंक मेल्स। फिशिंग एक वर्ड यूज किया जाता है जब एक जो इंटरनेट क्रिमिनल है वो आपको कोई पैसे भेजने का बहाना करता है और मेल भेजता है, तो उसको फिशिंग कहा जाता है। बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहा होता है कि मैंने आपको पैसे भेजे, इनके बदले मुझे ये चीज़ चाहिए, जबकि एक्चुअली उसने वो पैसे वगैरह भेजे कोई नहीं होते। या शायद आपको इत्तेफाक हुआ अफ्रीका या इंग्लैंड की कुछ खवातीन ने आपको मेल किए हो कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मेरे अकाउंट में कुछ 10-20 हज़ार डॉलर पड़े हैं, तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, बस मेरा यहाँ से निकलने का कोई बंदोबस्त करो। दैट इज आल्सो नोन एज फिशिंग। Which shortcut key is used to insert a new slide in PowerPoint presentation? Control plus M. What device accept data from outside the computer and transfer it into CPU? Input devices. चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो माइक हो, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू डेटा जो है वो बाहर से सीपीयू के अंदर ट्रांसफर होता है। बट इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ कंप्यूटर्स? पीपीएससी में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। उस वक्त एचपी सबसे हाईएस्ट थी, जो मार्केट परसेंटेज थी सिस्टम्स की, यूनिट्स की। लेकिन इस वक्त करंटली लिनोवो जो है वो टॉप पर जा रही है। तो मैंने क्विज के अंदर लिनोवो लिखा था, लेकिन यहाँ पर एचपी लिखा है, क्योंकि एचपी जो है उस वक्त जो एमसीक्यू था उसमें ऑप्शन एचपी राइट था। और ऑप्शन यही था माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी एंड माई स्पेस। तो क्वेश्चन क्विज के अकॉर्डिंग एचपी ठीक है, जो पीपीएससी का पेपर था 2016 का। करंटली अगर हम देखें 2021 में लिनोवो एचपी से आगे निकल गया है। तो करंटली सिचुएशन ये है कि लिनोवो सबसे बड़ी हार्डवेयर कंप्यूटर कंपनी बन गई है। Which of the following is a conventional designation of a pre-released software? बीटा वर्जन कहा जाता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको टेस्टिंग के पर्पज से आवाम के सामने पेश किया जाए, लेकिन अभी वो स्टेबल रिलीज ना हो, उसमें खामियां हों, उसमें इश्यूज हों, जो कि आवाम को दी जाएं और आवाम को बताएं कि हमें ये इशू आ रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर को, जो प्री रिलीज सॉफ्टवेयर होता है, उसको बीटा वर्जन कहा जाता है। जब बीटा वर्जन की टेस्टिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसको प्रॉपर रिलीज किया जाता है, तो उसको स्टेबल वर्जन कहा जाता है।
Which of the following is not necessary for a standalone computer? LAN card. अगर आपने नेट चलाना है तो फिर आपको LAN कार्ड चाहिए, अदरवाइज आपने स्टैंड अलोन कंप्यूटर बनाना है, उसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं करना, तो फिर रैम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको, लैन कार्ड की जरूरत नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? हार्ड डिस्क। बाकी जो तीनों है वो वोलेटाइल मेमोरीज हैं, रैम, रोम एंड कैशे। रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ वोलेटाइल हैं, कुछ जो हैं वो नहीं, वो नॉन वोलेटाइल हैं, बट हम यहाँ पर हार्ड डिस्क को ही परमानेंट मेमोरी कंसिडर करेंगे और रैम, रोम एंड कैशे को volatile memory consider करेंगे, तो hard disk is odd one out. What is the term used to denote the unauthorized and illegal accessing of computer programs, often with criminal intent? Hacking करना जो है, किसी के सिस्टम को हैक करने को हम जो है वो unauthorized and illegal access कहेंगे। Hard disk is in a computer is a storage device. तो hard disk को एक storage device कहा जाता है। Which of the following is the method by which data is converted from a readable form to an encoded version? Encryption. जब किसी डेटा को आप इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो किसी और बंदे के लिए रीडेबल नहीं रहता जब तक कि वो उसका मखसूस पासवर्ड ना लगाए। तो बेसिकली आप उस डेटा को स्क्रैम्बल कर देते हैं ताकि वो ह्यूमन रीडेबल प्लेन टेक्स्ट से इनकॉम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। जब आप उसमें पासवर्ड लगाते हैं तो वो वापस ह्यूमन रीडेबल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो इनक्रिप्टेड नहीं रहता। फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन इन बलोचिस्तान ओपन डोर्स ऑन 4 मार्च 2022। 4 मार्च 2022 को बलोचिस्तान में पहला विमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया। पाकिस्तान के अगर फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन की बात की जाए, 25 जनवरी 1994 को बेनजीर भुट्टो ने इस्लामाबाद में उसकी बुनियाद रखी थी। तो 2022 was declared by the government of Pakistan as the year of female employees. इसमें एक तो जेंडर नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया 8 मार्च को। 8 मार्च को औरत मार्च था, ठीक है, ये भी डेट आप याद रखें। और उसके साथ ही 8 मार्च 2022 को पिछले साल औरत मार्च के दिन वाले दिन जो दिन था, उस दिन ईयर जो 2022 को ईयर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज भी डिक्लेयर किया गया था। 9th President of Pakistan Mohammad Rafiq Tarad died on 7th March 2022। ये हमारे एरिया से थे, मंडी बाउद्दीन से। Was the first person to receive a heart transplant from a genetically modified pig who died 2 months after his medical procedure? David Bennett। 57 years इनकी एज थी। 7 जनवरी को इनको पिग का जो हार्ट है वो लगाया गया। 8 मार्च को ये वफात पा गए। एक तरह से ये एक फिनोमिनल प्रोसीजर था जिसको के इख्तियार किया गया, लेकिन अगरचे फौरी तौर पर यह बंदा जो है बच नहीं सका, 2 माह जिंदा रहा। लेकिन मजीद इसमें जो एक्सपेरिमेंटेशन की जाएंगी तो फिर उसमें मजीद खामियां जो है वो निकल जाएंगी, तो ये अच्छा हो जाएगा सिस्टम। बेस्ट फिल्म अवार्ड बाय एकेडमी 2022 वाज अवार्डेड टू कोटा। अब पता नहीं इसको CODA पढ़ना है या कोटा पढ़ना है, whatever this is, it is CODA or कोटा। It was the best film by the Academy by the Oscars। इसने 2022 का ऑस्कर प्राइज विन किया था। If A completes the job in 20 minutes and B in 30 minutes, if they do the same job together, how much time will they take? यहाँ पे B लिखना था, वो 8 लिखा गया है गलती से। तो B complete work in 30 minutes, together A and B is 1/20 plus 1/30, ये हमारे पास 12 आवर्स आ जाएंगे। 1/12, तो दोनों मिलके अगर इस काम को करेंगे तो वो 12 मिनट्स में करेंगे। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें 8 लिखा हुआ था बी की जगह, वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको करेक्ट अभी कर देता हूँ ताकि ओके। A patient requires 30% decrease in the dosage of his medication. His current dosage is 340 milligram.
what will be his dosage after the decrease? तो बेसिकली अगर 30% उसको डिक्रीज करना है तो मीनिंग कि उसको 70% चाहिए, तो हम इस 340 mg का 70% कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ अगर हमने 30% डिक्रीज करने वाला फार्मूला अपनाना है तो यूजुअली मैं इस तरह करता हूँ, जब मेरे पास 10, 20, 30 इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं उसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। लाइक 340 का 10% क्या होगा 34, और 20% क्या होगा 34 प्लस 34 68, और 30% क्या होगा 34 प्लस 34 प्लस 34 102। तो फिर मैं 340 में से 102 जो है वो रिमूव कर दूंगा तो 238 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करना चाहें, मुझे ये इजी लगता है। अगर 30 40 50 50 तो चलो वैसे ही सीधा सीधा ऑफ हो जाएगा, 30 40 20 लिखा हो तो फिर 10 10 करके आप उसको जमा कर लें तो वो आपके पास उस तरह का परसेंटेज जो है निकल आएगी। अहमद रीत, मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना जिनका सब्जेक्ट बायो होता है और उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो उनको फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनानी पड़ती हैं क्योंकि उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा इशू होता है। अहमद रीड्स 24 pages of a book in 15 minutes. The rate of pages read per minute by him will be 1.6. 15 मिनट्स में अगर वो 24 पेजेस पढ़ता है तो सिंपली आप इसको डिवाइड ही करेंगे 24 by 15। 9 is 1/3% of what number 2700। 1 by 3% का मतलब होगा 0.33%, तो ये 2700 बनेगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। 0.33% of 9 is 2700। A solution of water and sugar contains 10% sugar. The solution weight is 8 kg. When 2 kg of water is added to this solution, percentage of sugar becomes। अच्छा, अगर 10% ऑफ 8 kg में तो 0.8 kg इसमें शुगर होगी। 10 किलो पानी है, बेसिकली पानी लिक्विड है तो इसको लीटर्स में मेजर किया जाता है, लेकिन पानी के चूंकि जो डेंसिटी है वो 1 है तो केजी हो या लीटर हो सेम ही बनेगा। 8 केजी हो या 8 लीटर हो सेम इसका वजन भी होगा और सेम इसकी अमाउंट भी होगी, तो इसलिए हम इसको केजी भी लिख सकते हैं। 10% ऑफ 8 kg 0.8 kg इसके अंदर शुगर होगी। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा टोटल 7.2। 8 में से 0.8 पर जो किलोग्राम है वो शुगर है, तो बाकी जो 7.2 kg जो है हमारे पास वाटर होगा। हमने 2 किलो और ऐड कर दिया, 7.2 प्लस 2 9.2 kg। अब टोटल हमारे पास सोल्यूशन कितना बन गया 10 kg। उसमें हमारे पास शुगर कितनी है 0.8 kg। तो टोटल सोल्यूशन को अब ये हम जो है इससे को डिवाइड कर देंगे टोटल सोल्यूशन के साथ, तो हमारे पास 8% आ जाएगा। 0.8 हमारे पास शुगर है, शुगर तो हमारे पास सेम ही रही है, हमने सिर्फ पानी का वॉल्यूम चेंज किया तो पानी का वॉल्यूम 8 kg से 10 kg हो गया, और शुगर हमारे पास वही 0.8 kg है। 0.8 को हम 10 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास 8% आ जाएगा। पहले 10% था, 2 kg हमने वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया तो अब वो 8% रह गया पीछे। हाँ जी, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस लेक्चर। सॉरी, मुझे वो इतनी प्रैक्टिस हो गया ना कि वीडियो कहने की कि अब हर दफ़ा वही मुंह से निकलता है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड क्वेश्चंस? अच्छा सर, आप